ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों आज मैं लेक्चर नंबर 12A स्टार्ट कर रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 12 लेक्चर्स एंड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैंने लेक्चर नंबर 7 से लेकर लेक्चर नंबर 11 तक आपको डिस्कस किया और मैंने फिर लेक्चर नंबर 12 में रिविजनरी वीडियो भी बताया। तो बेटे 12A, 12B, 12C हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 12A में जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसको मैं कहता हूँ CBQs, जो मैंने टेक्स्ट से लिए हैं। कहाँ से, कौन से टेक्स्ट से? वायले से, ग्लैम से, हॉक से, CMA पेपर से और कुछ मेरे अपने जो मैंने बुक्स बनाई है। बेटे मैंने कम से कम 50-60 बुक्स ऑथर्ड कर दिए जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में सेल होती हैं। तो अभी आप जूस नोट्स जो मैंने आपको दिए उसको बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि जूस नोट्स के लास्ट में मैंने कंसेप्ट वाइज इन क्वेश्चंस को लिखा है। एक रजिस्टर अपना बाहर निकाल लीजिए जिसमें सेक्शन बी लिख रहे हैं। कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए। इरादे बुलंद कर लीजिए। कहते हैं इरादे इंसान के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसने मन में ठान लिया कि मुझे ये चीज़ पानी है तो बेटे उसको फिर मिल जाती है। हम सब दोस्त इस बात को समझ लेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में CMA USA पार्ट 2 क्लियर करेंगे। ग्रेट मॉर्निंग। CMA USA पार्ट 2 सेक्शन बी लेक्चर 12A यूनिट 4 इन्वेंटरी मैनेजमेंट। कंसेप्ट नंबर 2 इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। भूपेश आनंद है जिसने कंसेप्ट वाइज भी रिविजनरी वीडियोस बनाए, कंसेप्ट वाइज CBQs बनाए, कंसेप्ट वाइज EPQs बनाए, है उसी में से ही। लेकिन बेटे मेहनत की और सेग्रीगेशन कर दी, बाइफिकेशन कर दी कि आपको क्लियर हो। ये लीजिए CBQ, EPQ। अभी आज हम CBQ कर रहे हैं। CBQ में मैंने स्टडी टेक्स्ट लिया, वाइले का, ग्लैम का, हॉक का, पास्ट ईयर पेपर्स और अपने 12B से लेक्चर। आज ऐसे 12A है तो लेक्चर 12B में, लेक्चर 12C में हम EPQ डिस्कस करेंगे। EPQ हम हॉक के लेंगे, हॉक के सारे क्वेश्चंस करेंगे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है जी। तो मैं चल पड़ा हूँ अपनी राह में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऊपर लिख दीजिए, लेक्चर 12A लिख दीजिए, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लिख दीजिए। प्लीज फर्स्टली रेफर। बेटे मैंने 7 से लेके 11 तक कंसेप्चुअल वीडियोस कराए हैं और फिर मैंने लेक्चर नंबर 12 में पूरा रिविजनरी दे दिया 7 से 11 का। तो उम्मीद है कि आपके पास टाइम होगा और आपने 7 से 11 तक देख भी लिए होंगे। सपोज करते हैं आप कहते हैं जी टाइम ही नहीं है, मरता मर जाता, क्या ना करता। तो मैंने कहा जी फिर भी लेक्चर नंबर 12 जो मैंने रिविजनरी दिया है, जिसमें मैंने समरी, इन विच आई हैव गिवन द समरी ऑफ लेक्चर 7 to 11, दैट यू हैव टू 100% रेफर इट, and then only it is better if you do start with lecture number 12A, क्योंकि तभी समझ आएंगे बेटे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। नहीं तो समझ कैसे आएंगे। तो आइए आप सभी अपने जूस नोट्स निकाल लीजिए और मैं चाहता हूं कि आप सीधा क्वेश्चन नंबर 89 में आ जाएं, क्योंकि मैंने यहाँ देखिए ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, कंसेप्ट नंबर 2। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 88 से हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 88 मेरी अपनी बुक का है, वाइले का नहीं है, ग्लैम का नहीं है, हॉक का नहीं है। तो पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको हॉक के और ग्लैम के और वाइले के करा दूं। ठीक है जी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 89 जो है क्वेश्चन नंबर 100 है, स्टडी टेक्स्ट ऑफ हॉक। अब हॉक का स्टडी टेक्स्ट भी मैंने प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकलवा ली है और अपने सामने रखी हुई है। आप भी उसकी एक हार्ड कॉपी जरूर निकलवा लें बेटे, ज़्यादा कंजूसी ना करें, है ना। ये देखो हॉक का मैंने रख लिया है, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा अच्छा रहता है। आपके सामने जब हार्ड कॉपी होती है ना तो थोड़ा सा मन भी करता है, सॉफ्ट कॉपी में फिर बार बार आप कई बार लेजी हो जाते हैं। द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी, पहली बात हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर रहे हैं कंसेप्ट नंबर 2 में। द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी इज अफेक्टेड बाय, वो कहते हैं जी इफ एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी यू हैव टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी। और उस ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी को निकालने के लिए वो अफेक्टेड है, किससे अफेक्टेड होती है बेटे? ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है या नेगेटिव सेंस में पूछ रहा है। आंसर बिल्कुल भी नहीं देखना, आपने क्वेश्चन को पहले ईमानदारी से पढ़ना है, उसमें देखना है कि वो सेंस क्या है और उस कंसेप्ट को याद करना है, उस रिलेशनशिप फॉर्मूले को लिखना है अगर फॉर्मूला है, फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना है और फिर देखना है कि क्या पूछ रहे हैं। बेटे आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू अ फिश, आई एम गिविंग यू हाउ टू अ टेक्निक, हाउ टू कैच अ फिश, सो दैट पूरी लाइफ आप कर पाएँ। तो ऑप्टिमम लेवल मतलब अच्छा लेवल, इसका मतलब हर कंपनी का अपना लेवल होता है। जैसे आप चपाती खाते हैं, आपको 2 चपाती खानी है, 3 खानी है, सब्जी कितनी खानी है, हर
पर्सन का अपना 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 अलग अलग लेवल है और वो बड़े सारे डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर आप इन्वेंट्री की बात करें तो बेटा इन्वेंट्री का ऑप्टिमम लेवल, हाउ मच वी वांट टू ऑर्डर, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, दैट इज सर्टेनिटी मॉडल, दैट इज विलियम जे बाउबल मॉडल, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट इन lecture 7 to lecture 11 that what I mean by certainty, why I want to calculate, because I want to minimize my variable cost। बेटे उसमें एक तो यूनिट प्राइस होता है, दैट इज परचेज प्राइस, परचेज प्राइस एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होती है कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट, एक होती है स्टॉक आउट कॉस्ट। कुछ अजम्पशंस होती हैं, फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला आपको थोड़ा सा अगर मालूम नहीं है तो 2/a/d के, और इसका मैंने आपको लॉजिक भी बताया था, ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट किया विलियम जे बाउबल ने, एंड टेबुलर फॉर्म में कैसे किया और फिर फॉर्मूला फॉर्म में कैसे किया। बेटा A to Z सब चीज़ें बताई हैं। आप मेरे लेक्चर्स की इस दुनिया के किसी लेक्चर से कंपेयर कर लें, इवन हॉक के लेक्चर्स कंपेयर करें या इस इंडिया में जो बेस्ट आपको लगता है उसके कंपेयर करेंगे, आपको डिफरेंस समझ आएगा कि किसने ज़्यादा बेटर लॉजिक्स और कंसेप्ट और तरीका अपनाया। बेटे चलिए जी, द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, अभी मैं नीचे जा ही नहीं रहा, मैंने कहा जी मुझे ऑप्टिमम लेवल निकालना हो तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एनुअल कंजम्पशन है, कैरिंग कॉस्ट है, तो मैं इन चीज़ों का प्रयोग करता हूँ वाइल कैलकुलेटिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंटरी। तो कहता है कौन सी चीज़ें यूज करते हो एक्सेप्ट, इसका मतलब इन चार में से तीन देवता है और एक राक्षस है, आपको राक्षस निकालना है, वही आंसर है। करंट लेवल ऑफ इन्वेंटरी, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंटरी, यूसेज रेट ऑफ इन्वेंटरी एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन इन्वेंटरी। आप कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, इससे आप जब प्लेस कर रहे हैं तो दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। यूसेज रेट पर टाइम पीरियड की आप कितना यूज करेंगे उस पीरियड में, हाँ इसको भी हम देखते हैं, कई बार हम ज़्यादा यूज करते हैं तो हमें क्वांटिटी उस हिसाब से, इसका मतलब दिस इज डी, दिस इज डी, दिस इज ए। कॉस्ट पर यूनिट, इट मीन्स परचेज प्राइस पर यूनिट भी कंसिडर करते हैं, बिकॉज परचेज प्राइस पर यूनिट के बेसिस पे हम होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। बट करंट लेवल हमारे पास अभी कितने लेवल ऑफ इन्वेंट्री घर में पड़ी है, स्टोर्स में पड़ी है, वेयर हाउस में पड़ी है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो ए पॉइंट, करंट लेवल ऑफ इन्वेंटरी इज नॉट ऑफ यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग हाउ मच इज ऑप्टिमम क्वांटिटी, ये आप देख भी सकते हैं। मैंने वैसे आंसर्स, ये आंसर ही है, जान के नीचे छोटा सा किनारे में दिया है कि आपकी आंखें बार बार वहां ना पड़े। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, मैंने वैसे एक्सप्लेन कर ही दिया है। इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मैंने एक बड़ा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था अपने 7 to 11 लेक्चर्स में, और फिर रिविजनरी लेक्चर में कुछ बताया था। मैनेजमेंट मीन्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ inventory, that is inventory management. If I can answer how much to buy, when to buy, when to place an order, then it means what to buy, then I can effectively manage my inventory and I can minimize my cost. In inventory management, the safety stock, इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट द सेफ्टी स्टॉक। अब बेटा सेफ्टी क्या होता है, जैसे हम सबके घर में कुछ दूध, मिल्क हमेशा पड़ा रहता है, कुछ सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पड़ा ही रहते हैं, उसको हम कहते हैं सेफ्टी स्टॉक, बिकॉज एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, दैट इज नेम्ड एज सेफ्टी स्टॉक। इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट द सेफ्टी स्टॉक विल इंक्रीज, will tend to increase if carrying cost increases, cost of running out stock decreases, variability of the lead time increases, variability of the usage rate decreases। अभी छोड़ दीजिए, आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। लेक्चर 7 to 11 में आई हैव गिवन यू दैट व्हाट आई मीन बाय स्टॉक आउट कॉस्ट एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ स्टॉक आउट कॉस्ट। आपके पास कोई कस्टमर आया और वो उसने आपसे कहा कि मुझे कॉलगेट की टूथपेस्ट चाहिए और आपके पास कॉलगेट टूथपेस्ट नहीं है, तो क्या वो कस्टमर ब्रश नहीं करेगा उस दिन? बिल्कुल करेगा, वो किसी दूसरी दुकान पर चला जाएगा। और अगर आपका बड़ा अच्छा कस्टमर होगा तो आपको उसको घर में कॉलगेट टूथपेस्ट भिजवानी पड़ेगी। इट मीन्स व्हेन आई से स्टॉक आउट, इट मीन्स इफ यू हैव अ स्टॉक आउट कॉस्ट देन यू हैव टू इनकर सम बैकअप ऑर्डर कॉस्ट, उसके लिए आपको कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट द सेफ्टी स्टॉक विल टेंड टू इंक्रीज, मतलब आपको सेफ्टी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, आपको स्टॉक हमेशा एक्सेस में रखना पड़ेगा। इफ, अगर
इफ द कैरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस, बेटा अगर कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी ना तो सेफ्टी स्टॉक तो कम ही रखेंगे। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट, स्पॉइलेज कॉस्ट। तो आप ये बताइए जब ज़्यादा यूनिट स्पॉइल हो जाएंगे तो ज़्यादा सामान थोड़ी रखेंगे। कैरिंग कॉस्ट हैज़ अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद सेफ्टी स्टॉक, तो पहला तो आंसर हो ही नहीं सकता। कॉस्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक डिक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक डिक्रीजेस। इसका मतलब सिर्फ आप कह रहे हैं आपको सेफ्टी स्टॉक ज़्यादा रख रहे हैं, आपको ज़्यादा रखना है, अगर आपकी रनिंग आउट कॉस्ट डिक्रीज होगी तो फिर ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। वेरिएबिलिटी ऑफ द लीड टाइम इंक्रीजेस, बेटे लीड टाइम का मतलब क्या होता है कि आपने आज ऑर्डर किया और आपको सामान कितने दिन के बाद मिला, ये जो बीच का समय है इसका नाम है लीड टाइम। अब ये कई बार 10 दिन हो जाता है, कई बार 25 दिन हो जाता है, कई बार 3 महीने हो जाता है, क्योंकि आपका सामान इंपोर्ट होकर आता है फॉरेन कंट्री से, तो बेटे लीड टाइम कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको स्टॉक पहले से ही ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्यों? सपोज करते हैं आप एक जगह रहते हैं जहाँ पर आसपास सब्जी वाले नहीं हैं, तो आपको सब्जी के लिए नीचे जाना पड़ता है शहर में, तो आप ज़्यादा सब्जियां लेकर आएंगे ना अपने पास, सो दैट कि कहीं कल आपको कोई दिक्कत आए, कुछ ज़्यादा सेफ्टी स्टॉक पड़ा रहे, है ना। तो ये आंसर मुझे लगता है वेरिएबिलिटी ऑफ द लीड टाइम इंक्रीजेस, वेरिएबिलिटी ऑफ द यूसेज रेट डिक्रीजेस, ये भी ठीक नहीं है। तो आप आंसर नंबर सी बिल्कुल ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। The more the variability of the lead time increases, the more safety stock must be held when lead time is usually long। आराम से बेटे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 91 में। क्वेश्चन नंबर 91 ये कह रहा है हैज रिमेन कांस्टेंट, कंपनी सेल्स हैज रिमेन कांस्टेंट। एक कंपनी है पैनोरमा, उसकी सेल्स कांस्टेंट है, बट द कंपनीज इन्वेंट्री ईच ईयर फॉर द पास्ट 3 years द ट्रेंड कुड इंडिकेट इंक्रीज। आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ना है। अ कंपनी सेल्स हैव रिमेन कांस्टेंट, कहता है जी सेल्स तो सेम ही है, बट द कंपनीज इन्वेंटरी, लेकिन जो कंपनी की इन्वेंटरी है, टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर क्या होती है बेटा पता है आपको? कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक, इसको बोलते हैं बेटा इन्वेंटरी टर्नओवर। हैज राइजन, इसका मतलब आपकी इन्वेंटरी टर्नओवर बढ़ती जा रही है फॉर द पास्ट 3 years, दिस ट्रेंड कुड इंडिकेट इंक्रीज। अब अगर इन्वेंटरी टर्नओवर बढ़ रही है तो क्या होगा जरा सोचिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, बताइए सर, आराम से सोच लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। देखिए एसेट्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है इन्वेंटरी टर्नओवर से, प्रोडक्ट कॉस्ट का भी इन्वेंटरी टर्नओवर से लेना देना नहीं है, कैरिंग कॉस्ट का भी लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट द ट्रेंड कुड हैव इंक्रीज स्टॉक आउट, इसका पॉइंट अभी मैंने एक बताना भी है, पहले देख लेते हैं। द ट्रेंड कुड इंडिकेट इंक्रीज स्टॉक आउट बिकॉज द इन्वेंटरी टर्नओवर हैज risen, which means that Panorama Limited is moving their inventory through the system quicker. Stock out cost representing lost revenue that is associated with the firm not being able to fulfill customers order in time। बड़ी सिंपल सी बात है कि इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ती है तो इसका मतलब है आपकी सेल्स बढ़ रही है। हायर द टर्नओवर बेटर इट इज, जितनी इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादा होगी ये अच्छी बात मानी गई है क्योंकि आपका इन्वेंट्री ज़्यादा सेल हो रहा है। लेकिन सवाल आता है कि यहाँ पे सेल सेम है लेकिन फिर भी आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ने का मतलब है कि आपकी कॉस्ट ऊपर से न्यूमरेटर बढ़ रहा है। न्यूमरेटर का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि हम फॉर्मूले में लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ने का कारण स्टॉक आउट हो सकता है। तो फर्स्ट आंसर मुझे लगता है ठीक है। हम आ गए जी नेक्स्ट में। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ टू सप्लाई
has to supply the customer 600 units for this product per year. Shortages are not allowed. The inventory carrying cost amounting to rupees 50 paisa per unit. The setup cost is 80 rupees. ठीक है जी, ये मैंने अपनी बुक से आंसर दिए, ये हॉक से भी नहीं है, ग्लैम से भी नहीं है, वायले से भी नहीं है। करना चाहें कर दें, नहीं तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं। हम पहले हॉक के पूरे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। हम मिलते हैं, मैं मिल रहा हूँ लेक्चर नंबर 12B में, जिसमें मैं हॉक के पूरे EPQs कराने वाला हूँ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।